सभी को सादर नमस्कार। आज 9 मार्च 2025 को हम फिर हाजिर हैं हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की ओर से एक और ऐसे विषय पर परिचर्चा लेकर जिसके विषय में बात करते हुए कभी तो लोगों की जबान लड़खड़ा जाती है, कभी उन्हें कुछ शर्म आती है, कभी वे सोचते हैं कि कोई और ही बात करे इस बारे में, हम क्यों करें। अरे, ये भी कोई बात करने का विषय है। तो 165वां एपिसोड लेकर आज हम हाजिर हैं और आज हम उन सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं जिन्हें अपने अपने टॉयलेट से प्रेम है। टॉयलेट, पाखाना, वॉशरूम या रेस्टरूम, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको। आज कई तरह के नाम हैं, कई तरह से उनकी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये जो टॉयलेट है, ये जो पाखाना है, ये जो रेस्ट रूम है, ये जो वॉशरूम है, ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जिसे हम किसी भी तरह से नकार नहीं सकते। साथियों, दर्शकों, श्रोताओं, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आज इस टॉयलेट प्रेम को दर्शाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे 3 प्रबुद्ध वक्ता, जिन्होंने इस विषय को बड़ी ही गंभीरता से लिया है, या तो अपने कार्य में, या तो अपनी सोच में, या तो अपने लेखन में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं पुष्पलता तनेजा जी का अभिनंदन करती हूँ। पुष्पलता तनेजा जी हमारे पटल की एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसा आधार हैं जो हमें संबल देती हैं। आप वयोवृद्धा हैं, हिंदी से उनका प्रेम निराला है क्योंकि वे केंद्रीय हिंदी निदेशालय की निदेशक रह चुकी हैं। आप एक बहुत ही संभ्रांत परिवार से आती हैं और इसी वजह से हम आपका यहाँ हर बार स्वागत करते हुए आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। मैं वापस आती हूँ अपने वक्ताओं की ओर। आज हमारे साथ जो वक्ता जुड़े हैं उनमें सर्वप्रथम सोनू सिंह के नाम से आप एक आईडी देख रहे होंगे। ये हैं हमारे बहुत ही सम्मानित श्री सत्यपाल जी। सत्यपाल जी का क्या परिचय दूं? मैं सिर्फ बात कर रही हूं, ये काम करते हैं। बात करना आसान होता है, काम करना मुश्किल होता है। इन्होंने बड़े सम्मान के साथ इस कार्य को, स्वच्छता के कार्य को ग्रहण किया है। आप एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच रहते हैं। पिछले 8 वर्षों से आप इस कार्य में लिप्त हैं और जितना कि मैं आपको जानती हूं, आपके चेहरे पर जो संतोष दिख रहा है वो शायद इसी वजह से है कि आप अपना काम इतनी ईमानदारी और तन्मयता से करते हैं। आपके आसपास के लोग भी हमेशा, कोई नहीं चाहिए उनको, केवल सत्यपाल भैया चाहिए उनको। ऐसा आपका रुतबा है, ऐसा आपका आदर है आसपास के लोगों में, बच्चों में, विद्यालय के शिक्षकों में और अधिकारियों में। मैं परिचय करवाना चाहूंगी अपनी दूसरी वक्ता से, जिनका नाम है डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग। प्राची जी हमारे पटल पर पहले भी आ चुकी हैं। वे किरदारे जिंदगी में भी आ चुकी हैं और परिचर्चाओं में भी आ चुकी हैं। जब जब हमें ऐसे विषय मिले जहां बड़े दुर्लभ वक्ता होते हैं, वहां वहां प्राची जी ने हमारा साथ दिया। और केवल मेरा और इस पटल का ही साथ नहीं दिया, जो इन्होंने देश के लिए किया वह मूल्यवान है। आप अपने सर्विस के समय कारगिल में पोस्टेड थी, वहां भी टॉयलेट्स की समस्या रही होगी जिसके बारे में हम आपसे जानेंगे। वहां घायलों को किस प्रकार से आपने मैनेज किया होगा, उनकी सेवा की होगी, उनकी
दवाई और अन्य चीजों का इंतजाम किया होगा, और स्वयं को सुरक्षित रखते हुए, स्वयं को स्वस्थ रखते हुए ऐसी जगह पर जहां टेंट में, बंकर में हॉस्पिटल हैं, वहां पर जहां टॉयलेट्स नहीं हैं, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए। हम आपसे बात करेंगे। डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग, आपका अभिनंदन और स्वागत। हमारी तीसरी वक्ता हमारे साथ शीघ्र ही जुड़ेंगी, जो है डॉक्टर मनीषा मणि। डॉक्टर मनीषा मणि एक लेखिका हैं। आप अर्थशास्त्र में पीएचडी हैं। आपके कई लेख, गजलें, गजल संग्रह, काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आप अलीगढ़ से आती हैं, और आप आध्यात्म की तरफ भी आपका झुकाव है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, घरेलू परिवेश में हमारे बच्चों के बीच हम किस प्रकार से उनको टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, हम किस प्रकार से उन्हें समझाते हैं। मनीषा जी, आपका स्वागत है। मैं आप ही का परिचय दे रही हूँ। तो हम किस प्रकार से उन्हें समझाते हैं कि टॉयलेट को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि परिवार से ही टॉयलेट ट्रेनिंग मिलती है बच्चे को। बच्चा कहीं बाहर से तो देख कर सीखता है, पर घर में उसके माता पिता, विशेष तौर पर माँ, उसे सिखाती है कैसे टॉयलेट को साफ रखना है, कैसे यूज करना है, यूज करने के बाद क्या करना है, इत्यादि इत्यादि। साथ ही हम मनीषा जी से टॉयलेट्स के बारे में कुछ उनकी आध्यात्मिक सोच भी है, कुछ वास्तु के विषय में भी हम चाहेंगे कि वे हमें बताएं। इन सारी चीजों के साथ आप हमारे पटल पर उपस्थित हैं। आप पहले भी आ चुकी हैं, और इस बार फिर हमें आपका सानिध्य मिला है। हम आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। थैंक यू जहां मीता तक जी। जी जहां तक टॉयलेट्स की बात है, अगर हम प्री इंडिपेंडेंस यानी भारत की आजादी से पहले के परिवेश को देखें, परिस्थितियों को देखें, तो हम ये पाते हैं कि बहुत कम लोगों को टॉयलेट्स का एक्सेस होता था। कई कारण हो सकते हैं उसके। जहां तक मैं समझती हूँ, जातियों के बीच जो विभाजन बड़ा उस समय ऐसा माना जाता था, जो कि बहुत ज्यादा समाज में फैला हुआ था, अछूत प्रथा और ये सब, जिनको गांधी जी ने हरिजन का भी नाम दिया। एक कारण वो भी हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि ब्रिटिशर्स राज करते थे, तो उनके लिए यानी अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में टॉयलेट्स उपलब्ध थे, और जो भारतीय थे वे इससे वंचित रहे। लेकिन अगर हम और पीछे जाते हैं, अगर हम अपनी उस सभ्यता की बात करते हैं जो संसार की पहली नागरिक सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि वहां भरपूर टॉयलेट्स और वॉशरूम्स थे। वहां की जो शहर की बसावट थी, उसमें टॉयलेट्स आज भी इतिहासकारों के लिए और जो इतिहास वेत्ता होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके लिए आश्चर्य का एक बिंदु है। वे नहीं समझ पाते हैं कि इतनी समृद्ध सोच टॉयलेट्स के प्रति कैसे हो सकती है आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, लेकिन थी। तो हम वहां से आते हैं, बीच में कहीं पर हमारा ध्यान मानो भटक गया, और हम इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाए। कारण कुछ भी हो सकते हैं, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, इत्यादि इत्यादि। लेकिन देश की आजादी के बाद हमने बहुत सारे क्षेत्रों में प्रगति की, चाहे वह विज्ञान हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, लेकिन एक पहलू छूटता गया। और जबकि हम पाखाना से इंडियन टॉयलेट्स पर आ चुके थे, इंडियन टॉयलेट्स से हम वेस्टर्न टॉयलेट्स पर आ चुके थे, लेकिन फिर भी जो घर बना करते थे उनमें टॉयलेट कहीं दूर हुआ करता था। मैं आज भी जानती हूँ, मेरी नानी जी का जो घर है, उसमें आज भी टॉयलेट उस पूरे कमरों के, जहां कमरे हैं, किचन है, उसके बाहर पीछे, जिसे पीछे की तरफ, जिसको क्या कहा जाता है, पिछवाड़ा कह सकते हैं घर का, थोड़ा बड़ा सा है वो,
वहां पर अभी भी है। बेशक वहां वेस्टर्न टॉयलेट बन गया है, तो वो एक दूर रखना, या फिर घर के जैसे गेट है, गेट के पास बाईं ओर दाईं ओर जहां जैसा जिसका जैसी सोच हो वहां दूर बना दिया। लेकिन समय बदला, अब हमारे बेडरूम्स के साथ अटैच टॉयलेट्स हैं बहुत सारे घरों में। लेकिन अभी समस्या 2015 से पहले और भी थी, और भी ये थी कि टॉयलेट्स घर में तो हो गए थे, बाहर नहीं थे, कम थे, बहुत कम। और जितना कि मैंने आंकड़े देखे हैं, 18% लोगों को टॉयलेट्स की सुविधा प्राप्त थी, और खुले में शौच जाना उनके लिए बहुत सामान्य था। इस बीच एक फिल्म भी आई, भारत सरकार की मुहिम के बाद एक फिल्म भी आई, टॉयलेट एक प्रेम कथा। शुरुआत में लगा ये कैसी फिल्म होगी, लेकिन उस फिल्म ने वास्तव में लोगों को जगाया, समझाया कि टॉयलेट कितना जरूरी है। अब खुले में शौच के लिए खास तौर पर महिलाओं को, लड़कियों को जब जाना पड़ता है, क्या सुरक्षा है उनकी। वे खेत में जा रही हैं, बहुत सारी लड़कियां पढ़ाई इसीलिए छोड़ रही थी कि विद्यालयों में लड़कियों के लिए टॉयलेट की, शौचालय की सुविधा नहीं थी। भारत सरकार की मुहिम, आज हमारा देश, क्योंकि एक मैंने कार्यक्रम इस विषय में दूरदर्शन के लिए भी किया था, तो आज हमारा देश ऐसा देश है जहां खुले में शौच से लगभग मुक्ति मिल चुकी है। 80% से अधिक भारतीय जनता के पास अपने टॉयलेट हैं, और हम उन्हीं की बात क्यों करें, हम सड़क पर चलते हैं, शहरों में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि शहर में हर नुक्कड़ पर, चौराहे पर पब्लिक टॉयलेट्स हैं। टॉयलेट्स हैं तो वो यूज भी हो रहे हैं, महिलाएं भी जा रही हैं, बेशक वो 5 रुपए 10 रुपए लेकर, लेकिन एक सुविधा तो है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि पेट्रोल पंप्स पर ये अनिवार्य हो गया कि टॉयलेट्स होने ही चाहिए। मैं बड़े होटल्स और बाकी की तो बात कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि वहां तो होते ही थे, होते ही हैं। कभी कभी जब सफर हम करते हैं, तो जैसा मेरा अपना मानना है, मैं भी आप तक भी आती हूँ, हम सफर करते हैं तो हम उस रेस्टोरेंट में, ढाबा में रुकना पसंद करते हैं जहां टॉयलेट साफ है। ये हमारी एक सोच होती है। बेशक हम घरों में साफ रख सकते हैं, पर शहर में भी, सड़क पर भी हम वहां का हम देखते हैं, अच्छा ये वाला पेट्रोल पंप है, इस पर जरूर साफ होगा। हमारे मन में एक छवि है। तो ये विषय उठाना, इस पर बात करना बेहद आवश्यक था, और इसी वजह से आज हमारे तीनों वक्ता यहाँ पर पधारे हैं। मैं इस सबसे पहले सत्यपाल जी आपकी ओर आना चाहूंगी। आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। और आपके पास आने से पहले मैं इधर पुष्पलता तनेजा जी हमारा धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं। प्रदीप गौतम जी सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। कुसुम लता जी सबको नमन कर रही हैं और मंच को भी नमन कर रही हैं। कुसुम लता जी कह रही हैं बहुत ही सुंदर विषय है। पुष्पलता जी कह रही हैं कि ये एक आवश्यक विषय है। मैं पुष्पलता जी आपको बता दूं कि जब इस विषय को शायद हमने 10 हफ्ते पहले सोचा था, और एक बार तो विभा जी ने अनाउंस भी कर दिया था, लेकिन फिर कुछ और ऐसी व्यस्तताएं रही कि हम नहीं आ पाए। तो जब हमने ये विषय सोचा था, तो हमारे बहुत ही सम्माननीय मित्र हैं, उन्होंने कहा कि अरे अरे इस विषय के बारे में बात न करो, बदबू आने लगी है। तो मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब हमें हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, और परिचर्चा ऐसे ही विषयों पर होनी चाहिए। तो मैं सत्यपाल जी आपके पास आती हूँ बिना समय गंवाए। सत्यपाल जी, जैसा कि आपने बताया कि आप 8 साल से विद्यालय में टॉयलेट्स की सफाई और विद्यालय की सफाई, स्टेज है या स्टाफ रूम है, कॉरिडोर्स हैं, उनकी सफाई आप कर रही हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, जी आप बिल्कुल मैम। जी, आप पढ़े लिखे हैं, और
हम आमतौर पर ये मानकर चलते हैं कि ऐसा काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आप कक्षा 12 पास हैं, आप कंप्यूटर ट्रेन्ड हैं। और मैंने देखा है कि विद्यालय में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां कंप्यूटर से कुछ जुड़ी बातें होती हैं, तो सब कह देते हैं सत्यपाल जी को बुला लीजिए। तो आपके पास बहुत सारी खूबियां हैं, फिर भी आपने इस पेशे को चुना, क्यों? जी, धन्यवाद मैम। ये तो मैम आपका बड़प्पन है जो आज यहाँ। नहीं। हाँ, चुनने वाली बात तो ऐसी है कि मैम देखिए, हम वहाँ 8 साल से काम कर रहे हैं, तो शुरू से ही मेरी रुचि रही इस काम में, सफाई के काम में। और काफ़ी अच्छा भी लगता है मुझे सफाई का काम। और 8 साल मुझे ऐसे ही हो गई, आपके सामने की ही बात है ये तो मैम। और बच्चों के बीच काफ़ी सफाई रखनी पड़ती है। सफाई इसलिए रखनी पड़ती है कि ताकि किसी बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बीमारी ना हो, किसी तरीके से कोई मतलब परेशानी ना हो किसी बात परेशान। की। बहुत जी। अच्छा आपका ये सेवा भाव है और बहुत प्यार है आपको अपने काम से। हम आपकी बहुत ही इज्जत करते रहे हैं हमेशा से। मैं सभी को बताना चाहूंगी कि मैं सत्यपाल भैया को पिछले 8 साल से जानती हूँ, और इनमें बहुत समझ है हर काम को करने की। और जहाँ बच्चों के बीच आप होते हैं टॉयलेट्स में, टॉयलेट्स को साफ करने में, तो बच्चे जी। बहुत कुछ गंदा करते हैं। बच्चे स्कूल में छोटे भी होते हैं, क्लास 1 2 के भी होते हैं, 12th के भी होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, तो काफी गंदगी भी करते हैं। आपको बहुत बार सफाई करनी पड़ती होगी। हाँ जी, बिल्कुल मैम। जी। दिन भर में करीब सुबह से दोपहर तक करीब 3 बार सफाई करनी पड़ती है हमको। 3 बार और सफाई करनी पड़ती है जी। ना ना करें तो गंदा भी देखना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। बिल्कुल, ये नहीं आपका पड़ती। भाग है ना? जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि इंटरवल के पहले, इंटरवल के बाद और फिर छुट्टी के समय और सुबह भी देखना कि रात में कहीं कुछ शाम तक कोई ऐसी धूल-मिट्टी या पानी कहीं चल तो नहीं रहा है। तो उसके लिए जी। आपको सारी चीज़ें मिलती हैं सफाई के लिए, जो भी चीज़ें आपके, जैसे फ़िनाइल है या हार्पिक जैसी चीज़ें आजकल इस्तेमाल होती हैं, झाड़ू प्रॉपर होती है, सब चीज़ें आपके पास रहती हैं? जी हाँ, अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें हमारे पास टाइम हुँ, से अवेलेबल होती हैं। टाइम से तो हमें अवेलेबल तो हो जाता है। जी, जी हाँ, जी, बहुत इसीलिए बढ़िया सत्यपाल जी, बहुत ब और कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बोला कि हमारी जीवन का जो हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है टॉयलेट। तो उसको सबसे पहले हमारा यही काम रहता है कि उसको स्वच्छ रखें, जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बीमारी ना हो, बस मेरा यही एक कहना है। और बिल्कुल, मैं इस बात पर बहुत गौर करता हूँ स्कूल में, ताकि किसी को कोई शिकायत करने का मौका ना मिले और सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपके होते हुए कौन शिकायत करेगा आपकी? बिल्कुल नहीं। आप हैं ही ऐसे और बहुत ही पॉपुलर हैं। मैं ये जानती हूँ प्राची जी, आप समझती होंगी इस बात को कि अ, लोकप्रियता किसी पद से नहीं आती है। लोकप्रियता आती है आपके व्यवहार से, आपके काम से, है ना? क्योंकि हमने, जी, आप भी जॉब में रही हैं, मैंने भी अभी-अभी मेरी जॉब पूरी हुई है, तो अ, हम समझते हैं इस बात को कि आदर हृदय से आता है और हृदय वहीं झुकता है जहाँ कोई व्यक्ति आपको विशेष दिखता है। तो सत्यपाल जी ऐसे ही हैं। और हम आगे बढ़ते हैं और मैं प्राची जी आपके पास आती हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया ही है कि आप कारगिल के युद्ध के समय वहाँ थीं। कैसा दृश्य था टॉयलेट्स को, अगर हम अपनी नज़र में रखें, तो क्या होगा, क्या रहा होगा वहाँ? आपने तो आँखों से देखा है। जी। कि हम लोग जिस टेरेन में थे, क्योंकि हम लोग टेंट्स में थे, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते हमारे को प्रॉपर टॉयलेट अवेलेबल था। तो हमारे पास टॉयलेट्स की भी कई टाइप्स होती हैं,
है ना। मतलब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं, सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये दोनों में बहुत बहुत समानता भी है और अंतर भी है। सैनिटेशन तो फोकस करता है हमारे ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोजल के ऊपर, और जो हमारी हाइजीन है, हाइजीन मुख्यतः हमारा देखता है बीमारियों और स्वास्थ्य से जो पर केंद्रित रहता है। तो अगर हमारी सैनिटेशन गड़बड़ होगी तो डेफिनेटली हमारी हाइजीन गड़बड़ होगी। और सैनिटेशन में 2 ही चीजें बेसिकली आती हैं, ह्यूमन की मतलब पॉटी और यूरिन, 2 ही चीजें हैं। और हाइजीन की बात करें तो हाइजीन कई सारे लेवल्स पर हो जाती है। पर्सनल लेवल पे भी बहुत डिफरेंट टाइप की, जैसे ओरल हाइजीन है, कान की हाइजीन है, नाक की हाइजीन है, हैंड्स हाइजीन है। अगर हम बात करें तो पेरिनियम की हाइजीन है, पीरियड्स के दौरान हाइजीन की भी बात होती है। और जैसे सोनू जी ने बोला था कि इन्फेक्शंस हो जाती हैं टॉयलेट अगर गंदा है, तो वो वाली हाइजीन की भी बात हो जाती है। तो हम हमारे वहाँ पर हाइजीन मेंटेन करने के लिए और सैनिटेशन के लिए भी पिट्स, जो ड्राई पिट्स होते हैं, पिट्स वाली टॉयलेट बनाई दी जाती थी कि उसमें कुछ समय के लिए पिट्स, मतलब आप सब लोगों को पता है, तो पिट एक सिंगल पिट भी हो सकता है, 2 पिट भी हो सकते हैं, एक गड्ढा भर गया तो आपने दूसरा यूज कर दिया। तो वो पिट्स टाइप की टॉयलेट थी। और किसी किसी जगह में तो जब हम लोग मूव करते थे देयर वाज नो टॉयलेट, मतलब दैट वाज रियली, चूंकि मेरी पूरी जिंदगी शहर में ही बीती है, एंड हमें मतलब हमारे घर में कभी ऐसा मैं सोच नहीं सकती थी कि कोई अब हमें ऐसी जगह पोस्टिंग मिलेगी और वो भी आप डॉक्टर हो, ऑफिसर हो, कि टॉयलेट ही नहीं है। मतलब कभी इमेजिन ही नहीं किया था। और जैसे मेरी मौसी की शादी गांव में हुई थी, वो बात करती थी कि मतलब बाद में तो आगरा जयपुर में थे, शादी होकर वो गांव में गई थी, तो वहां पर वो अपने बातें करती हुई बताती थी कि ओपन एयर डिफिकेशन करने के लिए कुछ सारी औरतें मिलकर जाती थी। एंड मतलब वो एक मुझे उनकी बातों से बचपन में ऐसा लगता था कि वो इट वाज अ सेलिब्रेशन सॉर्ट ऑफ थिंग, कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जा रही है, गहने पहनकर जा रही है, क्योंकि उस समय कोई और उनके पास में शो ऑफ करने का तरीका नहीं था। ये मतलब मैंने ऐसा सुना था उनके मुंह से। और जब हम बात हकीकत की आज की देखते हैं तो लगता है ओपन एयर डिफिकेशन करने जा रही है कोई लड़की तो उसका रेप हो गया, नहीं कुछ इस तरीके की घटनाएं भी आती हैं। तो ये एक अलग पार्ट था, ये सोशल पार्ट था सैनिटेशन के, मतलब हमारा सैनिटेशन एंड हाइजीन के अलावा। तो स्वच्छ भारत अभियान के से एटलीस्ट ये तो हुआ कि लड़कियों के अंदर सेफ्टी की बात हम कर सकते हैं कि उन्हें ओपन एयर डिफिकेशन करने नहीं जाना पड़ रहा है ना। तो और एक चीज और सोनू जी, मैं आपको बहुत बहुत आप मतलब लाइक आई एम रियली आपके लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि मोदी जी ने हमें सिखाया कि ये सफाई कर्मचारी नहीं है, ये स्वस्थ कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं होंगे तो सचमुच पूरा समाज बीमार हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए जो आज का विषय है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात नहीं करते। तो सोनू जी, मैं इस पटल के माध्यम से पूरे आप स्वास्थ्य कर्मियों को आभार व्यक्त करती हूँ और मोदी जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारी सोच को बदला कि स्वच्छ मतलब सफाई कर्मचारी नहीं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं आप लोग भी। बिल्कुल, थैंक यू। जो हैं हेल्थ एम्बेसडर्स हैं हमारे। और आपके बिना वास्तव में ये बहुत जरूरी भी है सोच को बदलना। जब मुझे याद है ये स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम आरंभ हुआ था, सभी विद्यालयों में हुआ था, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम विद्यालयों से शुरू होते हैं। तो हमारे माननीय प्राचार्य महोदय ने बड़े मतलब ऐसे कहा, मैं झाड़ू नहीं पकड़ूंगा। तो हमने कहा सर फोटो के लिए पकड़ लीजिए। तो उन्होंने फोटो के लिए पकड़ ली, लेकिन फिर उन्हें समझ में आया, पकड़ तो ली और फोटो भी खिंचवा ली। फिर उन्हें समझ में आया, जैसे मैंने फिर, क्योंकि मेरा काम था मंच संचालन का, तो मैंने जब बोलना शुरू किया तब उन्होंने, मैंने देखा कार्यक्रम के बाद खुद सबसे पहले पहले बड़ी वाली झाड़ू लेकर आ गए और कहने लगे चलो चलो सब सफाई करेंगे। तो ये सोच उनकी 15 मिनट में बदल गई।
केवल एक बात थी कि ट्रिगर करने की बात है, आपको सिर्फ उस मर्म को छूना भर है। आपने छू लिया तो व्यक्ति को बदलने में देर नहीं लगती है। पर हमने देखा कि पिछले कितने ही सालों से हमने इस विषय पर बात नहीं की। हमने सोचा ही नहीं कि टॉयलेट्स कितने जरूरी हैं। और आज जब हम इस सुविधा में रह रहे हैं कि शहर में, सड़कों पर, गांव में, मैं चुनाव की ड्यूटी में अक्सर जाती रही अपने कार्यकाल में, तो क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं तो हमें चुनाव की ड्यूटी में जाना ही पड़ता है, चाहे वह असेंबली के चुनाव हो, चाहे वो संसद के चुनाव हो। तो मैंने देखा गांव गांव में वहां स्कूल हैं और स्कूलों में ही लगते हैं बूथ, तो वहां भी टॉयलेट्स की सुविधा है। एक आध जगह तो ऐसा भी था जहां सरपंच ने अपना सामान रख रखा था टॉयलेट के अंदर और ताला लगा दिया। तो हम जब पहुंचे तो हमने कहा, क्योंकि एक स्कूल में 8-9 बूथ होते हैं और हर बूथ पर कम से कम एक महिला जरूर होती है, तो हमने कहा कि ये टॉयलेट, इस पर लिखा है शौचालय और ये तो बंद है ताला। तो सरपंच दौड़े दौड़े आए, हाँ ताला बंद है मैडम, मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद मेरी चाबी खो गई है। तो हमारे जो प्रोबेशनर, वो क्या कहते हैं, पीओ, जो पोलिंग ऑफिसर 2 थे, उन्होंने कहा कि चाबी खो गई है, कोई बात नहीं, हम जो है ताला तोड़ देंगे। तो जब उन्हें लगा कि ताला टूटने वाला है तो वे चाबी ले आए और उसमें पता नहीं क्या क्या सामान उन्होंने रख रखा था, तार और ये वो, स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, उन्होंने खाली किया, पानी की व्यवस्था थी वहां। और मतलब सच में ये देखकर आश्चर्य भी हुआ, खुशी भी हुई कि अब सारी सुविधाएं हमारे आसपास हैं, बस हमें उसका इस्तेमाल सही ढंग से करना है। क्योंकि टॉयलेट होना ही काफी नहीं है, वो तो एक स्ट्रक्चर है, उसका इस्तेमाल भी तो करना है ना ठीक तरह से। मैं मनीषा जी आपके पास आती हूँ, उससे पहले मैं हमारे पटल पर उपस्थित सभी जो दर्शक हैं, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, फिर भी हमारे देखिए कुछ श्रोता ऐसे हैं, दर्शक ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। आपका मैं इसलिए और ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ कि जो है आप उस मैच को छोड़कर यहाँ पर हमारे साथ हैं। तो कुमार सुरेंद्र सागर जी सभी का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज भी कुछ लोग बाहर जाते हैं टॉयलेट के लिए। मैंने ये चीज मैं सुरेंद्र सागर जी, आप पुरुष हैं, मैं ये बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगी, पुरुषों में अभी भी आदत है और पुरुष ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि आसपास टॉयलेट है या नहीं है। मतलब ये फिर वही मानसिकता की बात है, यही सोच की बात है कि स्त्रियां तो फिर भी ढूंढेंगी, देखेंगी, थोड़ा अपने आप को रोकेंगी, कंट्रोल करेंगी, पेशेंस रखेंगी। लेकिन पुरुष आज भी मैं देखती हूँ कई स्थानों पर, बल्कि कई जगह तो कैप्शन लिखा होता है कि यहाँ ऐसा करना मना है। तो ये थोड़ा पुरुषों को भी आज की परिचर्चा जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। बहुत विनम्रता के साथ मैं ये बात कह रही हूँ। सुरेंद्र सागर जी आगे कहते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हालात जस के तस बने हुए हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने और हमारे सभी वक्ताओं ने जहां जहां देखा है वहां टॉयलेट्स बने हैं। और सुबह सुबह शहर के बाहर निकलकर देखें तो सड़क किनारे गांव के लोग, अब हाँ गांव वाले, फिर वो पुरुष होते हैं, मैं फिर उसी बात पर आ रही हूँ, लोटा लेकर बैठे होते हैं तो वो पुरुष होते हैं। मुझे याद आता है, मैं बहुत छोटी थी तो मेरे डैडी एयरफोर्स में थे, तो कालपी एक सीक्रेट स्टेशन है यमुनानगर के पास, वहां वो अंबाला कैंट से लगभग 30-35 किलोमीटर है। तो हम सब गाड़ी में भर दिए जाते थे सुबह सुबह और हम सोते सोते अंबाला पहुंच जाते थे। शाम को भी वही 30-35 किलोमीटर वापस आते थे, 3 टनर में बैठ करके, नीचे गद्दा उद्दा बिछा रहता था, वो एयरफोर्स के ब्लैक वाले ब्लैंकेट बिछे रहते थे और हम उस पर बैठ, तो हम बच्चे शैतानी करते थे। क्या शैतानी करते थे कि पेड़ के इधर उधर, हमें सुबह के टाइम खास तौर पर जब हम जाग रहे होते थे, ज्यादातर तो सो जाते थे, हमें ऐसे लोग मिलते थे बैठे हुए लोटा लेकर, तो हम गिनते थे, हम उन्हें मोर कहते थे। मतलब ये मैं बचपन की अचानक मुझे याद आ गई तो शेयर करने का मन कर रहा, और हम गिनते थे कि कितने मोर मिले आज। तो ऐसे को तो आप नहीं रोक सकते हो, तो ये हमें खुद पर ही नियंत्रण करना होगा। और सुरेंद्र शर्मा जी, हाँ जी, एक चीज मैं यहाँ सुरेंद्र सागर जी के लिए बोलना चाहती हूँ। हम मानते हैं कुछ लोग अभी भी जा रहे हैं, पर यदि हम पिछले सालों के कंपैरिजन में देखें तो उनका नंबर काफी कम हो गया है। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते
कि ये स्वच्छ भारत अभियान फ्लॉप अभियान है। नहीं और वैसे भी टारगेट 30-30 की 2030 के लिए है, अभी 5 साल है हमारे पास। और 80% मैं भी आज ही देख रही थी आंकड़े, 80% 80% का, और उससे पहले 18 थे। 18 to 80 का सफर अगर आप इतने कम समय में करते हो, निश्चित तौर पर एक क्रेडिटेबल बात है, इसको तो रेखांकित किया ही जाना चाहिए। तो देखिए, वही बात जो प्राची जी आपने कही है, कोई भी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में रोम नहीं बनता है। कोई भी चीज शुरू होती है वो धीरे 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 लोगों तक पहुंचती है। लोगों को कम से कम गांधी जी का चश्मा याद है अब इतने सालों में, उनको पता है यहाँ स्वच्छ लिखा होगा, यहाँ भारत लिखा होगा, वो 3 पट्टियां बनी होंगी तिरंगी। ये जो चिन्ह लिया है भारत सरकार ने गांधी जी के चश्मे का, ये कितना घर घर तक पहुंचा है। आप किसी बच्चे से कहिए, स्वच्छता पखवाड़ा या स्वच्छता दिवस मनाते हैं जब, कि बेटा एक पोस्टर बनाओ, बच्चा सबसे पहले चश्मा बनाता है। वो चश्मा कहाँ से आया? वो स्वच्छ भारत अभियान से आया। तो कोई भी चीज एकदम शुरू नहीं हो सकती, और शुरू होने में और उसको लागू होने में, लोगों के द्वारा अपनाए जाने में समय लगता है। ये बात बिल्कुल सच कही प्राची जी आपने, और पहले की अपेक्षा हम बहुत ही बेहतर स्थिति में हैं। और अब मैं आती हूँ मनीषा जी आपके पास। आपने मुझसे आध्यात्म की बात की थी, मैं उस पर आऊं उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपके घर में बच्चे जब छोटे थे तो आपने उन्हें कैसे सिखाया, क्या बताया कि टॉयलेट का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे प्रयोग करना है? उनको टॉयलेट ट्रेनिंग आपने कैसे दी? आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। आपका स्वागत है। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और सतपाल भैया, दिल से बहुत इज्जत आपके लिए कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और इसलिए नहीं कि आपसे सफाई कर्मचारी हैं, इसलिए जैसा कि मीता जी ने कहा, मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ और मैं आध्यात्मिक तौर पे इस चीज को आगे देख सकती हूँ। और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमारे को सबसे पहले ना टॉयलेट साफ करवाया जाता है। जब मैंने आध्यात्मिक यात्रा को शुरू किया तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग की वॉलंटियर हूँ, तो हमारे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हम अध्यात्म की यात्रा करना शुरू करते हैं और अपने बारे में जानते हैं। और जब पहली बार मैंने एक कोर्स के जरिए टॉयलेट साफ किया था, पब्लिक टॉयलेट साफ किया था, उस दिन समझ में आया था कि टॉयलेट साफ करके अहंकार कितना खत्म होता है। जी बिल्कुल। क्योंकि इतना आसान नहीं है पब्लिक टॉयलेट साफ करना। अपना टॉयलेट सब साफ कर लेते हैं, लेकिन पब्लिक टॉयलेट साफ करना बहुत मुश्किल है। और जैसा कि प्राची जी ने कहा कि हम हाइजीन, तो सारे हाइजीन में एक मेंटल हाइजीन भी है, जो दिखती तो नहीं है पर विचारों की गंदगी उसी से जा सकती है। मीता जी, मेरा मानना है कि हम बच्चों को कभी भी कोई चीज कह के नहीं बता सकते। आप अगर कहोगे कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, और किसी के आते हुए उसी बच्चे से अगर आप ये कहोगे कि बेटा फलाने अंकल आ रहे हैं, कह देना मम्मी पापा घर में नहीं है, तो वो बच्चा कहेगा खुद तो झूठ बोल रहे हैं। तो कह के आप किसी बच्चे से नहीं करवा सकते, चाहे वो हाइजीन की बात हो, चाहे उसके आचरण में किसी भी तरीके के निखार की बात हो। तो मेरे हिसाब से मैंने शायद, मुझे कभी बच्चों को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने देखा कि मम्मा बाथरूम जाती हैं, टॉयलेट खुद साफ करती हैं, मैंने खुद अपना टॉयलेट साफ करती थी। मेरे टॉयलेट में अब, क्योंकि अब बाय द एज बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस एज ने लगा दी। कई बार ऐसा भी हुआ कि टॉयलेट साफ करते हुए मैं ही गिर गई और मेरी हड्डियां टूटी, तो मेरी मेड ने मुझे कहा कि नहीं अब आप नहीं करेंगी, क्योंकि आप सफाई करती हो, पता चलता है पैर फिसला और आपका लग गया और आप 3-4 महीने के लिए बेड पे हो जाती हो। तो लेकिन उन्होंने, बच्चों ने देखा मुझे कि मैं टॉयलेट साफ रखती हूँ, मैं नहा के आ रही हूँ तो मैं उससे वाइपर कर रही हूँ, मुझे उसे गीला नहीं रखना है। उनको पता है कि फ्लश चला कितना ही है। जैसे कभी बच्चे भूल भी गए तो बोला कि बेटा देखो, मैं आई थी बाथरूम से तो आपको बाथरूम ऐसा मिला था नहीं, अब आपको स्टिंक, बच्चों को स्मेल बहुत जल्दी, कहीं से भी आएगा यूं बदबू आ रही है, वो जो आदत है ना उनकी, उसी चीज से समझाना बड़ा इजी था कि वो छोड़। कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरे बच्चे छोड़ आए बाथरूम में, अब बाथरूम गए और छोड़ के चले आए, तो मैं स्पेशली
बाथरूम गई, उनको तो नहीं बोला कि तुमने छोड़ा है या कुछ है, क्योंकि आगे बोलो तो बच्चों पे फर्क। मैं बाथरूम गई, उनको यही लगा कि मम्मा बाथरूम गई है, और मैं बाहर आ गई। उसके बाद 2-3 घंटे मैंने वेट किया कि कोई सा तो जाएगा, जिसमें कोई सा गया, और वो बंदा दिखा, तो ए मम्मा क्या है यहाँ बाथरूम में, मुझे समझ में आया ये मैं नहीं करके आई थी, छोड़ के आप ही आए थे बेटा। तो जब आपने मेरा समझ करके ये कहा कि क्या है, तो आप सोचो, आप छोड़ के आए हो तो जब मम्मा गई बाथरूम में तो मम्मा को भी ऐसा लगा होगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल तो मैं इस तरीके से मैंने उनको समझाया, और उनको ये समझ में आया कि ये अच्छी चीज नहीं है, हमें हाइजीन रखना चाहिए। बिल्कुल प्लस बिल्कुल जब हम करके दिखाते हैं तब ज्यादा फर्क पड़ता है, जैसे बिल्कुल, ये कि बात सच है। हाँ, प्रीचिंग से कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच वाली बात है। बिल्कुल प्रीचिंग से कुछ होता नहीं है, उपदेश तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन बिल्कुल। जीवन में तो कथनीय वो प्रैक्टिस जैसे नहीं होना। सुरेंद्र जी ने कहा कि मतलब आपके ही दर्शक हैं सुरेंद्र सागर जी, जिन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पैसा लिया जा रहा है वो, तो सुरेंद्र जी, हमें अगर तकलीफ है, सरकार पैसा ही दे सकती है। सरकार एक कुछ भी, चाहे ये सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो, वो सिर्फ पैसा ही दे सकती है। वो खुद नहीं आएगा, प्रधानमंत्री खुद नहीं आएंगे टॉयलेट के लिए सफाई करने, वो हमें सोचना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस बात पर मुझे एक बात याद आई। ओयो रूम्स जो पूरे वर्ल्ड में हैं, हम जानते हैं, तो लगभग 80 देशों में हैं। उसके जो सीईओ हैं रितेश अग्रवाल, अभी रिसेंटली मैं उनका एक वो पढ़ रही थी गूगल पर, तो उन्होंने लिखा कि मैं अभी भी, जबकि वो 80 देशों में ओयो रूम्स चलाते हैं, आप सोच सकते हैं अरबपति खरबपति होंगे, पर वो कह रहे थे अपने इंटरव्यू में कि मैं अभी भी जाता हूं अपने ओयो रूम्स में इंस्पेक्शन करने के लिए, और मैं अभी भी ओयो रूम में जाकर अपने किसी भी ओयो रूम के टॉयलेट को साफ करता हूं। और मैंने हर ओयो रूम के लिए ये सैनिटेशन इंस्पेक्टर बनाए हुए हैं जो सैनिटेशन ऑडिट करते हैं। ये बड़ी नई बात लगी मुझे, तो मैंने सोचा कि सभी दर्शकों को ये बताना बेहद जरूरी है कि अहम तो गलता ही है, अहंकार तो छूमंतर होता ही है, साथ ही साथ आप एक संदेश देते हैं, आप एक रोल मॉडल हो जाते हैं और आप एक संदेश देते हैं। मनीषा जी का संपर्क हमसे टूट गया है, वे शीघ्र आएंगी। जी, आपने अध्यात्म की बात भी की है मनीषा जी, तो मैं ये चाहूंगी, क्योंकि मैंने कहीं ये कोटेशन पढ़ी थी, गांधी जी ने कहा था क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अगर हम ईश्वरत्व को प्राप्त करना है तो हमें स्वच्छता को अपनाना ही होगा। मनीषा जी के नेटवर्क में शायद कुछ दिक्कत, अब ठीक है? हाँ जी, मुझे सुनाई दे रहा है आपका। तो मैं ये कह रही हूँ कि गांधी जी ने कहा था क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ईश्वर को प्राप्त करना है यदि, तो हमें स्वच्छता को अपनाना होगा। और गांधी जी का चश्मा ही नहीं है केवल स्वच्छता के अभियान में। हम जानते हैं कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां पर जो भारतीय थे, बाजार में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। क्यों खराब थी? क्योंकि जहां बैठकर वे सामान को बेचा करते थे, सामान अच्छा था उनका, लेकिन सामान जहां बैठकर वे बेचा करते थे, उस बाजार में बहुत गंदगी थी और लोग वहां आना पसंद नहीं करते थे। गांधी जी ने वहां से स्वच्छता की शुरुआत की और फिर वे उसे भारत में भी लाए, और उन्हीं का उनकी ये महत्ता है कि उनका चश्मा आज भी हमारे हृदय पर छाया है। उन्होंने ही ऐसे लोगों को जो स्वच्छता का काम करते थे, हरिजन का नाम दिया। मैं इस बारे में और बताऊंगी, इससे पहले मैं डॉक्टर मनीषा के पास फिर से आती हूँ। और डॉक्टर मनीषा, अध्यात्म को आप स्वच्छता से किस प्रकार से जोड़ती हैं? मैं जैसा कहा कि मानसिक शौच सबसे ज्यादा हम रखते हैं, और जब तक हम मानसिक शौच को साफ नहीं करेंगे ना, उस टॉयलेट को साफ नहीं करेंगे जो हमारे मानस पटल पे है, तो बाकी हम कितना भी साफ कर लें, फिर तो वो जो टॉयलेट हम साफ कर रहे हैं ना, वो मात्र सिर्फ साफ करना हुआ। क्योंकि असली स्वच्छता तो यही है। मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे साफ करने, वो आवंटित ही कर सकते हैं हमें एक जितना भी बजट है वो,
या लोग जो खोल रहे हैं, वो जो जैसा कि सुरेंद्र जी ने लिखा कि लोग खोल रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, लेकिन उसकी यहाँ दुकानें खोल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका मानसिक टॉयलेट है जिसे वो साफ ही नहीं कर पा रहे। टॉयलेट सिर्फ हम एक वो चार दीवारी नहीं है, टॉयलेट हमारे दिमाग में भी है, विचारों का टॉयलेट, उसे हमें साफ करना पड़ेगा। जब हम जिस दिन उसको साफ कर लेंगे ना, तो शायद ये वाला टॉयलेट हम साफ करना सीख जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ वास्तु के बारे में भी आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। और हमारे स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है मीता जी, जितना मैं अध्यात्म की तरफ बढ़ती हूँ उतना समझ में आता है कि जो आपका बाहर का परिवेश होता है वही आपका अंदर का परिवेश बन जाता है, या जो आपका अंदर का परिवेश होता है वही आपका बाहर रिफ्लेक्ट करने लगता है। आप जैसे इंटरनली होंगे वैसे ही आप दिखाई देने लगेंगे। और जैसा अगर आप बहुत गंदी जगह पे बैठे रहेंगे ना, तो थोड़ी देर में वो होते होते आपकी भ्रिकुटी हो जाएगी और यूं ही रहने लगेंगे आप। तो बाहर का वातावरण आपके अंदर के वातावरण को इम्पैक्ट करता है और अंदर का वातावरण बाहर के। तो जिसको भी अगर आप कभी नोटिस कीजिएगा, आप लोग इतने घरों में जाते हैं, किसी का अगर टॉयलेट साफ नहीं होगा ना, तो आपको उसकी वैचारिक गंदगी बहुत दिखाई देगी, उसके विचारों में गंदगी बहुत दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां से एक नेगेटिव वाइब क्रिएट हो रही है। टॉयलेट में वैसे ही आप अपनी श्वास क्रिया करने जा रहे हैं, आप अपने शरीर का मल निकालने जा रहे हैं, नेगेटिव चीज रिमूव करने जा रहे हैं, तो वहां तो ऑलरेडी नेगेटिविटी है ही। अब उसे आपने क्लीन नहीं किया तो नेगेटिविटी में और नेगेटिव। तो वो आपको जब गंदा होगा बाथरूम, तो आपके घर के एनवायरनमेंट में उसकी नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। वो कहीं ना कहीं आपके घर के एनवायरनमेंट को चेंज करेगा। और आपके घर में कितना ही आप मंदिर बना लीजिए, अगर आपका टॉयलेट साफ नहीं है, तो अंधकार को भगाने के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। दिए की रोशनी से अंधकार नहीं जाता, सिर्फ वो थोड़े एरिया को ही प्रकाशित कर सकता है। तो मंदिर में अगर आप ये समझ लीजिए, मंदिर आप कितना ही बना लीजिए, वो एक जगह पे है, पर आपकी मानसिक अंधकार को कभी भी वो नहीं दूर कर पाएगा जब तक कि आपका टॉयलेट साफ नहीं होगा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बात आपने कही। हाँ बोलिए आप प्लीज, सॉरी मैंने रोक दिया। तो हमें आध्यात्मिक, जैसे मैंने कहा कि मैं सत्यपाल जी की बात का हेड्स ऑफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद पब्लिक टॉयलेट साफ करके देखा। मनीषा जी का संपर्क फिर से टूट रहा है हमसे। मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। मैंने बचपन में एक नॉवल पढ़ा था, एक उपन्यास पढ़ा था जिसका नाम था अनटचेबल। श्री मुल्कराज आनंद द्वारा वो लिखा गया था, अंग्रेजी में लिखा गया था। और उसमें उन्होंने बाखा नाम के एक लड़के के एक दिन के पूरे जो कार्य करता था, यानी जो उसकी दिनचर्या थी, उसके विषय में उन्होंने वो एक दिन के लिए उन्होंने बाखा का वर्णन किया था कि वो क्या करता है, किस तरह करता है। तो मनीषा जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर मैं आपके पास। जी बिल्कुल। तो बाखा सुबह से शाम तक, क्योंकि वह उस जमाने में था जब देश आजाद नहीं हुआ था। मनीषा जी शायद आपका माइक ऑन है, प्लीज आप इसको ऑफ कर लीजिए। तो वो उस जमाने की कहानी है, प्री इंडिपेंडेंस की, आजादी से पहले की, जब मल उठाया जाता था। जैसे पाखाना मैंने शब्द का प्रयोग किया था, तो मल उठाया जाता था। तो वो मल उठाने का काम करता था और वह अछूत कहलाता था। तो वो पूरे दिन की उसकी क्या उसके क्रियाकलाप थे उसका वर्णन किया था। और अंत में जो बात मैं सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप चाहें तो आप इस नॉवल को अमेज़न पर और बाकी जगह उपलब्ध है, ये आप इसको खरीदें और आप पढ़ें, इस सोच को बदलने के लिए कि एक सफाई कर्मी किस तरह से अपना एक दिन बिताता है। हम रोज जाते हैं साफ सुथरे टॉयलेट में और उसको यूज करते हैं और कभी कभी गंदा भी करके आ जाते हैं। तो वो बाखा जो था वो सारे दिन में क्या क्या करता है, किस तरह मल उठाता है, और अंत में जब रात को उसको ये पता चलता है कि अब वेस्टर्न टॉयलेट आ रहे हैं, ऐसे टॉयलेट आ रहे हैं जिसमें मल उठाना नहीं है, वो कूदता फांदता खुशी से झूमता अपने घर वापस आता है। ये कहानी है उसके एक दिन की कहानी। तो उसको मात्र इस बात से खुशी मिल रही है क्योंकि वो समझ रहा था, देखिए हम सब इंसान हैं, इंसानी मल को उठाना वास्तव में किसी को अच्छा तो नहीं लगेगा,
लेकिन कार्य के तौर पर, सेवा के तौर पर, और जो मनीषा जी ने बात कही मेरे दिल को छू गई कि अहंकार को दूर करने के लिए आपको ऐसा करना ही होगा। हम अपने घर के टॉयलेट साफ करते हैं, मुझे भी बहुत लोग कहते हैं आपके तो घर में टॉयलेट्स बहुत साफ रहते हैं, या मुझे मेरी मेड कभी कह देती है कि भाभी आप तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि मैं सनकी हूँ क्या, इतना ज्यादा क्यों करती हूँ, हर समय लेके ब्रश और ये सब लगी रहती हूँ, कभी यहाँ डालूंगी कभी वहां सफाई करो, या खुद ही लगी रहती हूँ, कभी एसिड भी डाल देती हूँ। कभी कभी टॉयलेट साफ करने वाले जो ऐसे होते हैं प्रोफेशनल्स, उनको भी बुलाती हूँ, और साल में एक बार दो बार उनसे भी करा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कुछ डिसइंफेक्टेंट ऐसे होंगे जो वे इस्तेमाल करते होंगे और मैं नहीं कर पाती हूँ, जो भी है। तो ये एक आदत होनी चाहिए, आदत बहुत जरूरी है, और इस आदत में वास्तु हमारा बड़ा सहयोग कर सकती है। मनीषा जी, मैं आपके पास फिर से आ गई हूँ, और आप बताएं। आपका माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करें। जैसा कि मैंने बताया कि टॉयलेट में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, तो वो जो नेगेटिविटी है वो हमारे घर के एनवायरनमेंट को भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब करती है। तो जो आप क्लीन कर रहे हो बाथरूम टॉयलेट्स को, वो तो बिल्कुल ठीक है, मतलब वो तो आप करो ही, वो तो नेसेसिटी है। एक तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी, प्लस आप सेंधा नमक अगर रख सकते हो अपने टॉयलेट में, या फिटकिरी रख सकते हो ओपन करके, तो वो आपके जो एनवायरनमेंट में जितने भी कीटाणु हैं, जो उस नेगेटिविटी से उत्पन्न हुए हैं, उनको क्लियर करेगा। तो आप अपने घर का ऑरा देखोगे चेंज हो जाएगा। तो हम वास्तु में ये रेमेडी ज़रूर देते हैं कि टॉयलेट में नमक, सेंधा नमक जो दानेदार हो, ये नहीं कि पिसा हुआ, जो आपका रॉक सॉल्ट वैसा वाला आता है वो रखें, या फिटकिरी रखें ज़रूर, ताकि उसको जितनी भी नेगेटिविटी को वो एब्ज़ॉर्ब करके अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकें। बहुत सुंदर। मुझे लगता है मनीषा जी, अब आगे आने वाले दिनों में बाजार से सेंधा नमक और फिटकरी गायब होने वाली है, क्योंकि सबको ये एक मंत्र मिल गया है अपनी नेगेटिविटी को दूर करने का, और अपने वॉशरूम को और अधिक पॉजिटिव बनाने का। इधर में एक हमारी जो दर्शक हैं जो शुरुआत से हमारे साथ जुड़ी हैं, और वे कह रही हैं, पुष्पलता तनेजा जी, कि किचन और टॉयलेट शोज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिल्कुल सच कहा है आपने, क्योंकि जहाँ खाना बनता है वह एक पवित्र स्थान होता है। भोजन से ही मनुष्य का जीवन चलता है, कुछ भी कहें हम, लेकिन भोजन तो लेना आवश्यक है, और भोजन का साफ सुथरा होना, हाइजीनिकली उसको तैयार किया जाना बेहद जरूरी है, और उसी तरह से टॉयलेट का भी साफ रहना बेहद जरूरी है। तो पुष्पलता तनेजा जी की इस बात से मैं, अच्छा यहाँ मैच का भी हालचाल हमें मिल रहा है, भारत की स्थिति मजबूत है आज मैच में, लगता है सुरेंद्र शर्मा जी कभी उधर और कभी उधर, दोनों पटल संभाले हुए हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। दुर्गा नागले जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और वे सबका स्वागत कर रही हैं। मैं अब अपने तीनों वक्ताओं के, क्योंकि हम काफी चर्चा हमने की है, और चर्चा करते करते हम लगभग 50 मिनट का समय हमने एक साथ बिताया है। मनीषा जी, आप इसको म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी, ये जी। तो होती है ना बस। तो मैं अब परिचर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर हूँ, और मैं अपने तीनों सम्मानित वक्ताओं से एक फाइनल नोट, एक संदेश जो आप देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते कि टॉयलेट के बारे में हम बच्चों को संदेश देंगे, या वृद्धों को देंगे, या जवानों को देंगे, युवाओं को देंगे, सबको देना है। तो क्या संदेश समाज के सभी वर्गों को, सभी लोगों को हम देना चाहते हैं? संक्षेप में हम उस संदेश को यहाँ पर प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं सत्यपाल भैया को ही आमंत्रित करती हूँ। भैया जी, आप आए, और क्या आप कहना चाहेंगे फाइनली आज की परिचर्चा के बारे में, या तो जैसे चाहें आप, या लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? जी, बिल्कुल मैम। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारे घर का जो टॉयलेट है वो एक अहम हिस्सा है, जैसा कि आपने बोला था। तो बस यही कि टॉयलेट को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए, ताकि कोई
इन्फेक्शन ना हो, कोई बीमारी ना लगे। साफ सुथरे करने का मतलब कि हमारे घर परिवार के जो बच्चे हैं, सदस्य हैं, उसको देख रेख में रखें, क्योंकि जाना तो हर किसी को है, हर कोई इस्तेमाल करता है, घर में जितने भी सदस्य हैं, तो उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें और साफ सुथरा रखें ताकि किसी को कोई बीमारी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। बस बहुत बढ़िया सत्यपाल जी। मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सत्यपाल जी एक जॉइंट परिवार में रहते हैं और माताजी हैं, माताजी काफी वृद्ध हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। उनको भी टॉयलेट जाने में लाने में काफी दिक्कतें होती हैं, जो कि परिवार के सदस्य मैनेज करते हैं। और आपके 2 भाई हैं, उनमें से एक भाई एक हॉस्पिटल में सफाई का काम करते हैं। हॉस्पिटल में और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनको ध्यान रखना और स्वयं भी सुरक्षित रहना वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई कर्मियों के लिए बहुत सारे नियम कानून बने हैं भारत सरकार की ओर से। विद्यालय में तो इतनी चुनौती नहीं होती उनको, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन जो नालियों में, गटर्स में अंदर घुसकर सफाई कर्मी काम करते हैं, उनके लिए वास्तव में चुनौती है, और हॉस्पिटल्स में काम करने वालों के लिए भी। तो आज की इस परिचर्चा में हम उन सभी को सुरक्षित रहने के लिए हम एक संदेश देंगे कि आप सभी सुरक्षित रहें, क्योंकि आप अगर सही हैं, आप अगर स्वस्थ हैं, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग के पास आती हूँ। और डॉक्टर प्राची, आप एक फाइनल नोट, एक फाइनल संदेश क्या देना चाहेंगे? बहुत बहुत सुंदर परिचर्चा रही मीता जी। और जैसा सत्येंद्र भाई ने बोला कि हम अपनी टॉयलेट को साफ रखें, हम अपने बच्चों को साथ में ये भी सिखाएं कि पब्लिक टॉयलेट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हमारे पास इन्फेक्शंस कैरी होते हैं वो पब्लिक टॉयलेट से ही होते हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हम बच्चों को टूथब्रश करना सिखाते हैं, उसी तरह हम टॉयलेट ट्रेनिंग के साथ साथ पब्लिक टॉयलेट ट्रेनिंग भी दें उनको, नंबर 1। नंबर 2, जब भी वो टॉयलेट का इस्तेमाल करें, चाहे वो पब्लिक हो, घर का हो, या कैसा भी है, कहीं भी है, तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल जरूर करें। मतलब हाथों को हैंड हाइजीन का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अगर वो हैंड हाइजीन नहीं होगी तो क्या होगा, हम वाटर बॉर्न एंड जो हमारा फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है, फीकस मतलब लैटिन और पेशाब के साथ जो बीमारियां जा रही हैं, वही हमारी हाथ के द्वारा जा रही हैं। माने जैसे हमने पॉटी के बाद में साफ किया, अच्छे से हाथ नहीं धोए, तो मेरे हमने कोविड में देखा था कि हमारे हैंड हाइजीन के स्टेप्स क्या है। हैंड वॉशिंग डे भी मनाया जाता है, इसीलिए हैंड वॉशिंग डे होता है, उसमें कितनी एक्टिविटीज हमने अब सीख लिया है। मुझे ऐसा लगता है हमारी जो पुरानी परंपरा रही है वो बहुत अच्छी रही है। कोविड में हमने उनको रिवाइव किया है, ऐसा हम सोचते हैं कि कोविड में हमने उनको रिवाइव किया है, हम उनको भूल चुके थे। और अपने हैंड हाइजीन का जरूर ध्यान रखें, ताकि टाइफाइड, कॉलरा या लूज डायरिया, डिसेंट्री, इस तरीके की बीमारियां ना हुई बच्चों में। और इनफैक्ट बच्चों में इसके द्वारा कीड़े भी ट्रांसमिशन हो जाता है पॉटी के रास्ते से, या हम जब कच्ची, जैसे बीच में बोला था हम बेर की बात की थी या सब्जियों की बात की थी, तो बेर की हमें राम जी ने नहीं, हमें नहीं पता शबरी ने उनको धोकर दिए थे या नहीं दिए थे, तो हम ऐसे विषय पर नहीं चर्चा कर सकते। लेकिन सब्जी खेतों की बात करें तो जरूर डेफिनेटली हम उनको धोकर खाएं, क्योंकि हम लोगों की सोच को नहीं बदल सकते कि मुझे यहाँ पर ही पॉटी करनी है, तो हम उसको जबरदस्ती उसको टॉयलेट में नहीं बैठा सकते। लेकिन हम ये ध्यान रख सकते हैं कि वो जो खेतों में जा रही है सब्जी, हम उनको प्रॉपरली वॉश करके खाएं, अनकुक्ड सब्जियां ना खाएं, क्योंकि रॉ सब्जियां खाने, जैसे मैं बाहर जाती हूँ ना कभी भी, मैं आई डोंट ईट सैलेड्स, रॉ सैलेड्स में कभी नहीं खाती, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है उसकी कितनी सफाई धुलाई हुई है। मतलब मेरा अपना डिक्टेम है, मुझे मालूम है लो कैलोरी हेल्दी फूड है, पर मैं नहीं खाती, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है वो हाइजीन उसकी कितनी मेंटेन्ड थी। तो ये मेरा भी एक मैसेज रहेगा कि आप जा रहे हैं
तो अनकुक्ड अनवॉश्ड सब्जियां ना खाएं। और अगर आपको बाहर जाना है तो आपने ध्यान दिया होगा, बाहर के जैसे गांव वाले लोग कभी भी जाते हैं तो उनके लिए क्या होता है रास्ते में खाने के लिए, वो बाजार से जाके बनाना खरीदते हैं। मोस्टली आप गांव वालों को देखिए, वो केला खरीदेंगे। केला इज द मोस्ट हाइजीनिक फूड। आपको अनटच तरीके से खोलना है और खा लेना है। अगर आपके हाथ गंदे भी हैं तो उसमें कोई टच नहीं किया आपने। तो अगर हम इस तरीके के फूड हाइजीन की बात करें तो मुझे लगता है हमारे पुराने लोग ज्यादा, हमसे ज्यादा प्रबुद्ध थे, उनको ज्यादा ज्ञान था कि बनाना इज बेटर देन व्हाट्सोएवर हम जो चाट कटी हुई खा रहे हैं। तो ये मेरा मैसेज है, अनकुक्ड फूड ना खाएं। अपने बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग के साथ पब्लिक टॉयलेट ट्रेनिंग भी दिलाएं और हैंड हाइजीन का जरूर ध्यान रखें। बहुत सुंदर प्राची जी, आपने एक तरह से पूरी परिचर्चा को समेट कर हमारे दर्शकों के लिए अपनी बात रखी है। यहाँ हमारे सुरेंद्र सागर जी कई और बातें भी कर रहे हैं, वे पुरातन काल की बात भी कर रहे हैं। तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि हम पुरातन काल के बारे में कितना जानते हैं मुझे नहीं पता। हमारे, हाँ जी प्राची जी बोलिए। एक इन्होंने लिखा है, हमारे पुरातन काल में की बातें हमें नहीं मालूम है क्या टॉयलेट सिस्टम था वहां पर, लेकिन हम एक बात उन्होंने लिखा है, मिट्टी से हाथ धोना, मिट्टी से या राख से हाथ धोना डेफिनेटली यस इज बेटर देन यूजिंग सोप। क्योंकि एक तो आप उससे वेस्ट जनरेट नहीं कर रहे हो, केमिकल वेस्ट नहीं जा रहा, नंबर 1। नंबर 2, पानी उतना गंदा नहीं हो रहा जो हमारा केमिकल ग्राउंड वाटर जो हम साबुन से हाथ धोकर केमिकली उसके अंदर कर देते हैं। दूसरी चीज, जो राख होती है ना, राख का पीएच एल्कलाइन होता है, तो विच इज बेटर देन यूजिंग अ सोप। ये मेडिकली सत्य है। तो हम अगर अभी भी जैसे पुराने जमाने में भी रामदेव जी क्या ले आए हैं, या विम वालों ने निकाल दिया है राग बेस्ड सोप डिश वॉश, है ना। तो अल्टीमेटली हम दोबारा उन्हीं पर आ रहे हैं कि राख से बर्तन, पता चलेगा राख अमेजोन से हम खरीद रहे हैं और राख से बर्तन साफ कर रहे हैं। हो सकता है कभी दिन आए तो राख। बहुत सुंदर प्राची जी। मैं सुरेंद्र सागर जी की एक बात का और जवाब देना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि झूठे बेर खिलाए थे, तो वो श्री राम को खिलाए थे भाई साहब, और श्री राम ईश्वर थे और हम सब तो साधारण मनुष्य हैं। बीमार पड़ना, इन्फेक्शन होना, ये सब तो हमारे हिस्से में है ना, ईश्वर के हिस्से में कहाँ है। वे तो पूज्य हैं और हम सब पर कृपा करने वाले कृपा निधान हैं वे। तो उनके उदाहरण हम पर सूट नहीं करते क्योंकि हम श्री राम नहीं हैं, हम साधारण लोग हैं। तो वे झूठे बेर भी डाइजेस्ट कर गए, शबरी का प्रेम इतना था, ये उनकी महानता है। हम तो थोड़ा भी ऐसे धूल वूल वाले खाना, और जैसे कि प्राची जी ने कहा कि सैलेड बाहर जाकर नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगी और आती हूँ मैं डॉक्टर मनीषा मणि के पास, और आपकी ओर से हमारे दर्शकों और श्रोताओं को अंतिम संदेश के रूप में आज आप क्या कहना चाहेंगी? मीता जी, बाकी दोनों ने संदेश दे दिया तो मेरे लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। पर जैसा कि मैंने कहा कि हमारे टॉयलेट गंदे होते हैं तो हमारी मानसिकता पर उसका असर होता ही होता है। तो ये सिर्फ हमारे घर के टॉयलेट की बात नहीं है। एक मैंने बहुत देखा, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो मैंने देखा जो पब्लिक टॉयलेट में ना लोग जाते हैं और वहां गंदा छोड़ के आते हैं। वहां वो सफाई कर्मचारी के भरोसे छोड़ रखा है कि वही करेगा। पर एक बेसिक हाइजीन तो आपको भी, आप किसी गंदे टॉयलेट में जाओगे तो आपको कैसे लगेगा? वो 100 बाथरूम उसके लिए साफ करना, जब तक उसका नंबर आया उस बाथरूम को साफ करने का, तब तक उसको टाइम तो लग रहा है। अगर आप सफाई रखोगे तो एटलीस्ट दूसरा आने वाले को वो दिक्कत नहीं होगी। तो ये बेसिक हाइजीन लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि बाथरूम जाएं तो नीचे ना कुछ करें। बहुत सी लेडीज नीचे पी कर देती हैं, या टॉयलेट सीट पे पी हो जाती है तो उसमें पानी भी नहीं चला के आती हैं, छोड़ के चली आती हैं, या फ्लश नहीं चला के आती। वो बेसिक हाइजीन हमें ध्यान रखनी है। तो मैं दर्शकों से ये कहूंगी कि आप जितने हमारे दर्शक हैं एटलीस्ट वो तो शुरू करें। आगे 1 से 2, 2 से 3 तो बन ही जाएंगे,
पर 2 जो से हम 4 हैं, बनेंगे, 2 हाँ से बिल्कुल 4 बिल्कुल 2 से 4 बनेंगे। तो ये सफाई कर्मचारी भी कितना सफा करेंगे बेचारे, उनको यहाँ एक मनीषा जी, मनीषा जी एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी जो बहुत जरूरी है। आपने महिलाओं की बात की। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, थोड़ा वो डिस्टरबेंस आ रही है। जी जी तो महिलाओं की बात आपने की और मैंने पुरुषों को संदेश दिया था, तो वो एक पक्षीय न हो, इसलिए महिलाओं को भी एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी। आप अपनी सैनिटरी नैपकिन्स ठीक जगह नहीं फेंकती हैं, आप टॉयलेट के बाहर फेंक देती हैं या फिर सीट के बाहर फेंक देती हैं। हर टॉयलेट में एक डस्टबिन होता है, ये एक नियम सा ही है अब तो आप उसमें फेंकिए। और जब आपको पता है कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो आप कागज लाइए या कुछ ऐसे खुला हुआ, या कुछ तो नैपकिन्स ऐसे आते हैं जो आपस में बाइंड हो जाते हैं, वो तो अच्छी बात है। जो बाइंड नहीं हो रहे हैं, एटलीस्ट आप उनको कागज में लपेट करके फेंकिए। और कभी फ्लश में मत डालिए, क्योंकि उसमें कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो ड्रेन नहीं होते हैं और वो फ्लश को वहां पर, नाली को रोक देते हैं और वहां पर बहुत सारी गंदगी हो जाती है। तो महिलाओं को भी, क्योंकि पुरुषों ने सोचा होगा कि ये तो हमें ही संदेश दे रही है, तो ऐसा नहीं है, हमें सबको मिलकर काम करना है। मनीषा जी आपकी बात अगर पूरी नहीं हुई, मैंने बीच में रोक दिया तो प्लीज। जी मेरी बात पूरी हो गई, और जो संदेश मैं महिलाओं के लिए दे रही थी वो आपने दे दिया, मैंने आपका काम पूरा कर दिया। सिर्फ पुरुषों की नहीं, महिलाओं को भी अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली महिलाओं को ज्यादा जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम परिवार से जुड़े होते हैं, परिवार के हर सदस्य से हमारा वास्ता ज्यादा होता है। घर में हमारे पति हो, हमारे बच्चे हो, हमारे बुजुर्ग हो या मेहमान हो, तो घर की देखभाल, चाहे हम कितने भी घर से बाहर नौकरी करते हो या कुछ भी, अंततः भारतीय महिला अपने घर को संवारती है और संवारने में टॉयलेट का एक अहम रोल होता है। यहाँ चलते चलते मैं एक बात और बताना चाहूंगी, पानी के उपयोग की बात प्राची जी ने कही। जब हम दुबई से और आगे की तरफ बढ़ते हैं, यूरोप की तरफ, तो वहां टॉयलेट्स में पानी नहीं होता है, वहां पेपर यूज किया जाता है। जो कि सच बताऊं तो ये ऐसा मंच है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कहीं भी सुन सकता है, लेकिन शुरुआत में पहली बार बहुत असहज रहा मेरे लिए भी और मेरे पति के लिए भी कि कागज का उपयोग पानी की जगह कैसे किया जाए। लेकिन फिर जो वहां की व्यवस्था है, दुबई तक तो आपको मिलेगा, अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो आगे नहीं मिलता है यूरोप में, पूरे यूरोप, लंदन, यूके कहीं नहीं मिलेगा, पानी नहीं होता। तो वो उस तरह से निभाते हैं, उस तरह का उनका शुरुआत से रहा है स्वच्छता का के प्रति सोच। लेकिन टॉयलेट्स वहां भी हैं, हर जगह टॉयलेट हैं वहां, शहर में भी हर जगह आपको मिलेंगे और बहुत साफ सुथरे हैं। मैंने गंदा टॉयलेट वहां नहीं देखा, तो ये भी एक अच्छी चीज है जो मीता जी ऐसा नहीं है, स्वच्छता वो भी ध्यान रखते हैं, बेशक उनका पानी की कमी है, शायद इसलिए टिश्यू यूज होता है, लेकिन स्वच्छता का ध्यान वो लोग भी रखते हैं, हाइजीन उनकी भी मेंटेन रहती है। बिल्कुल। अब हम जैसे प्लेन में ही सफर करते हैं तो वहां भी ऐसा ही व्यवस्थाएं होती है। तो आज की परिचर्चा हमारी, मुझे लगता है, अपने उस लक्ष्य तक पहुंची है जिस लक्ष्य तक पहुंचाना हिंदी साहित्य संस्थान का एक सोच थी हमारी। हम सोच रहे थे इस विषय पर बात करना, लेकिन बहुत डिले हो गया, बहुत देर हो गई, कई हफ्तों बाद हम इस विषय को लेकर आ पाए। और इधर मैं संदेश देख रही हूँ, कृष्ण शर्मा दामिनी जी कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत, और एकम हुसैन शाद कह रहे हैं होली है। तो चलिए, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और होली पर इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर मेहमान आएंगे, आप किसी के घर जाएंगे तो आप अपने टॉयलेट्स को साफ रखें, जिससे कि प्यारी प्यारी मीठी मीठी गुजिया और नमकीन और जो भी आप बना रहे हैं या खरीद रहे हैं या रंग लगा रहे हैं, उसके साथ साथ वो पॉजिटिविटी आपके टॉयलेट्स में भी दिखाई दे, आपके घरों में भी रहे। स्वच्छता के इस अभियान को हम सब जारी रखेंगे और हम इस परचम को सदैव लहराते रहेंगे। इसी नोट के साथ, इसी बात के साथ आज की परिचर्चा को समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ। सत्यपाल जी, हमारा संबंध टूट गया है उनसे, कोई बात नहीं, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर मनीषा मनी जी, आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। आप तीनों वक्ताओं ने हमारी इस परिचर्चा को इतना खूबसूरत बना दिया कि अब मैं क्या कहूँ। नंबर तो आप ही देंगे 10 में से, वो आप देते रहिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और होली है तो होली के त्योहार में मग्न हो जाइए और यहाँ की सोच और टॉयलेट की सोच
दोनों को साफ कर दीजिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। सभी को होली की, आने वाली होली की शुभकामनाएं। जी आपको नमस्कार। मैम। जी।